आइए आज हम सीखते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। आखिर इलेक्ट्रिक करंट का क्या मीन्स होता है, इसको सीखते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आप इसके लिए एक कंडक्टर बनाएंगे। यहाँ पर एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर का नाम भी मान लीजिए XY, इसका नाम है कंडक्टर का। इस कंडक्टर के दोनों एंड को आप एक बैटरी की से कनेक्ट कीजिए। इस एंड को भी और इस एंड को भी आपने बैटरी से कनेक्ट किया। बैटरी का एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल, ये बैटरी का सिंबल है। तो ये पॉजिटिव प्लेट, ये इसकी नेगेटिव प्लेट। तो जब भी किसी कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, कंडक्टर का जो एंड पॉजिटिव से कनेक्ट किया है तो ये वाला एंड कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और जिस एंड को आपने नेगेटिव से कनेक्ट किया है ये नेगेटिव हो जाएगा। तो इसके कारण क्या होगा, इस कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक करंट, एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा जिसकी डायरेक्शन होती है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को आप बोलते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसके अंदर क्या होता है, ये कंडक्टर है, कंडक्टर के पास में आपको मालूम है कि मेजॉरिटी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसमें इस पॉजिटिव एंड की तरफ, एक्स एंड की तरफ को ड्रिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इधर को ड्रिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे, चलना शुरू कर देंगे पॉजिटिव एंड की तरफ को। और ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इस एक्स वाले एंड से होते हुए बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे पहुंच जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स जब ऊपर से नीचे को आते हैं तो करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के अपोजिट आती है। इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल I होता है, तो इसमें I की डायरेक्शन आएगी ऊपर को। तो जैसे जैसे इस कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे आएंगे, ठीक उसी समय क्या होता है, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और वाई वाले एंड में एंटर करेंगे। जितने इलेक्ट्रॉन्स ऊपर से नीचे से ऊपर जाएंगे तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इसमें ऊपर से नीचे की तरफ आएगी। ये आपके पास में इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट का आखिर इसका क्या फॉर्मूला है, क्या यूनिट है, क्या डेफिनेशन है, कैसे इसको आप फाइंड करते हैं, आइए इसको सीखते हैं। सबसे पहले तो आप इसमें देखिए I का मतलब क्या होता है। जब ये चार्ज फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को ही आप इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो I का जो सबसे मेन फॉर्मूला होता है, कितनी तेज़ी के साथ में ये इलेक्ट्रॉन्स पहुंच रहे हैं तो करंट उतनी ही ज़्यादा आएगी। तो I का जो मेन फार्मूला है, बेसिक फार्मूला है, I इक्वल टू होता है Q/T। इसमें Q का मीन्स चार्ज है, T का मीन्स टाइम है, I का मीन्स इलेक्ट्रिक करंट होता है। तो इसकी डेफिनेशन भी आप इसी फॉर्मूले से बनाते हैं। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इस फॉर्मूले में जो चार्ज है, चार्ज कैसे निकलता है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। इसके लिए आपको इसके अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो पता होना चाहिए। तो Q का मीन्स होता है टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। इसकी मल्टीप्लाई आप करेंगे किसके साथ में, इसके मल्टीप्लाई आप इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के साथ में करेंगे। जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो होता है ये स्मॉल ई, इसका मीन्स होता है आपके पास में 1.6 × 10⁻⁹ के बराबर आता है, इतना कूलम। और किसी भी कंडक्टर के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये कैसे निकलते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकलते हैं किसी भी कंडक्टर में, इसके लिए आपको मालूम होना चाहिए इसमें स्मॉल n क्या है। स्मॉल n का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितना है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, इसकी मल्टीप्लाई हम करते हैं कंडक्टर के वॉल्यूम से। कंडक्टर का वॉल्यूम होता है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, इसका एरिया ये A कितना है और इसकी लंबाई कितनी है। तो NaL को आप बोलते हैं एक तरह से टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो फॉर्मूला बन जाता है उसको लिखेंगे आप I इक्वल टू NaL इंटू स्मॉल E/T। ये भी आपके पास में करंट का फॉर्मूला बन सकता है।
या फिर यहाँ पर आई को निकालना हो, आई को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आई इक्वल टू होता है डी क्यू अपॉन डी टी के बराबर भी आप लिख सकते हैं। ये भी आपके पास में इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला बनता है। यहाँ पर याद क्या क्या रखना है, एक तो इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। तो करंट की जो डायरेक्शन आएगी वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट आती है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट is opposite to the फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट आती है। इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी ये भी आपको मालूम होना चाहिए। इसमें डायरेक्शन होने के बावजूद भी आप इसको स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं क्योंकि ये वेक्टर अलजेब्रा रूल को फॉलो नहीं करती। क्या इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है, इसकी यूनिट अगर आपको निकालनी हो तो इसके फॉर्मूले से देखिए आप, इसका फॉर्मूला आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी है, तो इससे लिखते हैं इसको कूलाम अपॉन टाइम, तो कूलाम अपॉन सेकंड, और कूलाम अपॉन सेकंड को बोलते हैं एम्पियर। तो इसकी एसआई यूनिट जो होती है वो एम्पियर बोलते हैं। 1 कूलम पर सेकंड इक्वल टू बराबर आता है किसके, 1 एम्पियर के बराबर आता है। तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में इतनी बातें कम से कम आपको मालूम होनी चाहिए। एक तो इसका फॉर्मूला आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, इसकी डेफिनेशन, क्यू कैसे निकालेंगे, तो क्यू का मतलब क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, स्मॉल ई की वैल्यू इतनी होती है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, स्मॉल एन इंटू ए एल, स्मॉल एन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अगर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम मालूम है स्मॉल एन, तो टोटल वॉल्यूम से इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो इस कंडक्टर के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास में आ जाएंगे। क्यू की वैल्यू ये एन ए एल को ई से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यू आएगा, तो आई का फॉर्मूला ये भी हो गया, आई को डी क्यू बाई डी टी भी लिख सकते हैं। ये इसमें डायरेक्शन क्या, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट होती है, क्वांटिटी स्केल, और यूनिट क्या होती है, ये एम्पियर। और इसकी डायमेंशन भी अगर आपसे पूछी जाए तो आई भी लिख सकते हैं, सिंबल भी लिख सकते हैं, या इसकी यूनिट का पहला लेटर जो होता है ए, इसको भी लिख सकते हैं। तो डायमेंशन जो आप इसकी लिखेंगे करंट की, वो आपके पास लिखेंगे, वो आप लिखेंगे कैपिटल ए। आइए अब इसमें सीखते हैं हम और भी टर्म्स जो इसमें यूज होती हैं, जैसे करंट डेंसिटी क्या है, मोबिलिटी क्या है, उनके बारे में। आइए आज सीखते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। आखिर क्या होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसको सीखते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या मीन्स है, ड्रिफ्ट किसको बोलते हैं। ड्रिफ्ट का मीन्स आपको मालूम है, इसका अगर इंग्लिश मीनिंग या हिंदी मीनिंग आपको जानना हो, ड्रिफ्ट का मतलब होता है सारे इलेक्ट्रॉन का एक तरफ को फ्लो होना या स्लो मूवमेंट होना, उसको आप ड्रिफ्ट बोलते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, मान लीजिए आपके पास में यहाँ पर एक कंडक्टर है, एक ये कंडक्टर, और इस कंडक्टर में ये वाला एंड है एक्स एंड, ये वाला एंड है वाई एंड। इस कंडक्टर को आप जब किसी बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, आपको मालूम है इस बारे में भी। इसको अगर हम मान लीजिए बैटरी से कनेक्ट करें तो क्या होगा, देखिए, तो इसके जब कनेक्ट किया यहाँ पे एक बैटरी का टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, तो जो बड़ी प्लेट होती है ये होता है पॉजिटिव टर्मिनल, जो छोटी प्लेट होती है ये होता है नेगेटिव टर्मिनल। तो ये एक्स वाई कंडक्टर है, जब इसको आपने बैटरी से कनेक्ट किया तो इसके एक्स एंड को आपने पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया तो एक्स की पोलैरिटी जो होगी ये पॉजिटिव हो जाएगी, और वाई वाला एंड को आपने नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया तो ये इसकी पोलैरिटी भी कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो आपको मालूम है अब क्या होता है, जब भी किसी कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो कंडक्टर के अंदर क्या होगा, इसका एक एंड पॉजिटिव हो गया और दूसरा एंड कैसा हो गया, नेगेटिव हो जाएगा, जिसके कारण कंडक्टर के अंदर क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा, जिसको आप बोलते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ई एक्सटर्नल भी इसको बोल सकते हैं आप। अब इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या होता है, इसके कंडक्टर के अंदर क्या होता है, इसके पास में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो रेंडमली घूमते रहते हैं विद वेरी हाई स्पीड। लेकिन जैसे ही बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो इसके अंदर के जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो सारे के सारे इधर को पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज नेगेटिव होता है, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये सारे के सारे पॉजिटिव एंड की तरफ को ड्रिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे।
सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स चलने लगेंगे एक्स एंड की तरफ को। और जिनकी जो एवरेज वेलोसिटी होती है उसी को आप क्या बोलते हैं, उसी को आप इनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। ऐसे ये रैंडमली घूमते रहते हैं, अगर बैटरी से कनेक्ट ना करें तब भी ये घूम रहे हैं, लेकिन जब बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो सबका एवरेज डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ को हो जाएगा। सबके पास एवरेज वेलोसिटी पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ को आएगी। इस एवरेज वेलोसिटी को ही आप क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है वीडी। वी मीन्स वेलोसिटी, डी मीन्स ड्रिफ्ट, तो वीडी का मीन्स होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी की अगर कोई डेफिनेशन पूछे या इसका फॉर्मूला पूछे, कैसे इसका फॉर्मूला निकालते हैं, वो कैसे सीखते हैं, ये देखिए। पहले तो वीडी को अगर डिफाइन करना हो तो डिफाइन कैसे करेंगे आप। तो ये एवरेज वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन्स व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप इन द कंडक्टर। जब किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा तो जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे इनकी जो भी एवरेज वेलोसिटी होती है उसी को आप क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलेंगे। तो यही इसकी डेफिनेशन बनती है, द एवरेज वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन्स व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप इन द कंडक्टर इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और इसका जो सिंबल है, जो इसको रिप्रेजेंट करेंगे आप, V और बेस पे लिखेंगे D, तो VD इसका सिंबल होता है। VD का मतलब ही क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कैसे इस फॉर्मूले को हम निकालते हैं पहले इसको सीखेंगे। इसके लिए आपको मालूम है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन V इक्वल टू U प्लस AT, ये आपको मालूम है। V इक्वल टू U प्लस AT। इसमें U का मीन्स भी आपको पता होता है, इनिशियल वेलोसिटी होती है, A एक्सेलरेशन, T टाइम, और V क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी है। इस इक्वेशन का हम यूज करके यहाँ पर VD का मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे। देखिए कैसे इसका मैग्नीट्यूड आता है। तो यहाँ पर VD हमें निकालना है, तो फाइनल वेलोसिटी हर इलेक्ट्रॉन की जो होगी उसको VD बोलेंगे आप, एवरेज वेलोसिटी। ये कैसी आती है, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अगर इसको बैटरी से कनेक्ट ना करें तो शुरू में भी ये जो है थर्मल एनर्जी के कारण आपस में ये घूमते रहते हैं। तो जो इनकी इनिशियल वेलोसिटी होती है, तो कैसे उसको निकालेंगे इनिशियल एवरेज वेलोसिटी को। मान लो एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी शुरू में U1 है, दूसरे की U2 है, ऐसे डैश डैश करेंगे, तीसरे की U3 है, प्लस डैश डैश अपॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपके पास में आएगा इनिशियल एवरेज वेलोसिटी। फिर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे सबका मास कांस्टेंट होता है, चार्ज कांस्टेंट होता है, तो सबके ऊपर लगने वाला एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पर लिखते हैं प्लस एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट। टाइम का मतलब क्या होता है इसमें, जब इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं तो ये आपस में कोलाइड भी करते हैं, तो इनकी जो कोलिजन्स होती हैं, दो कोलिजन्स के बीच का जो टाइम होता है उस टाइम को आप इनके टाइम बिटवीन टू कोलिजन्स बोलते हैं। तो सबका जो एवरेज टाइम आएगा उस टाइम का नाम होता है रिलैक्सेशन टाइम। वो कैसे निकलता है, देखिए कि दो इलेक्ट्रॉनों के बीच की जो टक्कर है, मान लो उसके टक्कर के बीच का, कोलिजन के बीच का टाइम T1 है, दूसरे दो इलेक्ट्रॉनों के बीच की कोलिजन का टाइम T2 है, ऐसे डैश डैश, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने भी हैं उनसे उस नंबर से डिवाइड करेंगे, तो एक तरह से ये आपके पास में एवरेज टाइम आ जाएगा दो इलेक्ट्रॉनों के बीच की कोलिजन्स का, जिसको आप बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। तो VD का मैग्नीट्यूड यहाँ से कैसे निकलेगा, देखिए इनिशियल जो एवरेज वेलोसिटी होती है, जब किसी कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट नहीं करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स ये घूमते रहते हैं, इनका जो मूवमेंट होता है वो रैंडमली होता है। वो इस तरह का होता है कि इनका नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। नेट डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो होता है तो इनकी एवरेज वेलोसिटी भी कितनी होती है, जीरो होती है। तो इनकी इनिशियल एवरेज वेलोसिटी को आप इसको लिखेंगे जीरो प्लस एक्सेलरेशन, और जो एवरेज टाइम इंटरवल होता है दो कोलिजन के बीच का उसको बोलते हैं टो। टो का मतलब है यहां पर रिलैक्सेशन टाइम, और ए आपके पास में एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन कैसे निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉनों का हम, तो इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला अगर हमें फोर्स मालूम हो, कितना फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, अपॉन इलेक्ट्रॉन का मास इनटू टो करें, तो ये आपके पास में VD का फॉर्मूला आ जाएगा। किसी इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैपिटल E इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना फोर्स लगता है, तो फोर्स का फॉर्मूला Q इंटू E से इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है स्मॉल e, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैपिटल E अपॉन मास, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इंटू टो। टो का मतलब होता है रिलैक्सेशन टाइम। तो एक तरह से ये फॉर्मूला बनता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला, जो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसमें जो टो है, टो का मतलब मैंने आपको बताया, टो क्या होता है, टो को बोलते हैं
रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम का मतलब होता है द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। यहाँ वीडी का मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी, स्मॉल ई का मीन्स इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, स्मॉल एम का मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसकी वैल्यू कितनी 9.1 इंटू 10⁻³ होती है, और टो आपके पास में रिलैक्सेशन टाइम, ई आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। आइए इससे रिलेटेड जो दूसरी जो फिजिकल क्वांटिटीज इस चैप्टर में आप पढ़ते हैं, जैसे आप पढ़ेंगे इसमें मोबिलिटी क्या है और क्या रिलेशन होता है आई और वीडी के बीच में, आइए उनको सीखते हैं। आइए अब सीखते हैं इसमें मोबिलिटी के बारे में। क्या होता है मोबिलिटी? इसका सिंबल जो होता है वो म्यू से रिप्रेजेंट आप करते हैं। जैसे आपके पास में कंडक्टर है, इस कंडक्टर को जब आपने बैटरी से कनेक्ट किया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये एंड पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा ई। तो जिसके कारण क्या होगा, इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आपको मालूम है इनके पास में एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी जिसको आप बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये इलेक्ट्रॉन जिस एवरेज वेलोसिटी के साथ चलते हैं इसको वीडी या ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। तो मोबिलिटी का मीन्स क्या है? मोबिलिटी की म्यू इक्वल टू होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब वीडी अपॉन ई को आप क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी, ई का मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉनों का एक्सेलेरेशन उतना ही ज़्यादा आएगा, उन पे उतना ही ज़्यादा फोर्स लगेगा। फोर्स ज़्यादा लगेगा तो इलेक्ट्रॉनों का एक्सेलेरेशन ज़्यादा आएगा, तो वीडी भी ज़्यादा आएगी। तो वीडी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो रेशो होता है, इसी को आप क्या बोलते हैं? मोबिलिटी बोलते हैं। यह डेफिनेशन अगर आपको इसकी लिखनी हो तो आप इस तरीके से डेफिनेशन इसकी बना सकते हैं। यदि आपके पास में ई कितना हो, 1 हो न्यूटन पर कूलम, तो उस केस में जो मोबिलिटी होती है म्यू, ये इक्वल टू आता है वीडी के। इसका अर्थ क्या हो गया? क्या मीन्स है इस बात का? मोबिलिटी इक्वल टू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी विच एक्वायर्ड बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपके पास में मोबिलिटी की डेफिनेशन आप इससे बनाएंगे। या नॉर्मली आपको बिल्कुल ही आसान लिखना हो तो रेशो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज कॉल्ड मोबिलिटी। इसकी यूनिट अगर आपसे पूछी जाए, इसकी क्या यूनिट होती है? मोबिलिटी की यूनिट कैसे निकालेंगे? तो ये तो बिल्कुल आसान है, बिल्कुल फॉर्मूला अगर हमें मालूम है तो फॉर्मूले से ही यूनिट हमेशा बनती है। वीडी आपके पास में होता है स्पीड वेलोसिटी है, जिसकी यूनिट आपको मालूम है मीटर पर सेकंड होती है। और ई आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसकी जो यूनिट होगी एक तो न्यूटन पर कूलम, दूसरा ई इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स होता है, उससे भी निकालते हैं, उससे वोल्ट पर मीटर बनती है। तो वोल्ट पर मीटर लिख लीजिए चाहे तो आप। तो ये आपके पास में हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर वोल्ट इंटू सेकेंड। ये आपके पास में इसकी यूनिट बनेगी। ऐसे ही इसमें एक आप रिलेशन भी सीखेंगे, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में आपस में क्या रिलेशन होता है, इसको भी आपको सीखना है। कई बार इसके ऊपर डायरेक्ट न्यूमेरिकल पूछ लिए जाते हैं कि इनमें क्या रिलेशन होता है। आइए इसको सीखते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप क्या करें, यहां पर एक ये कंडक्टर ड्रॉ करेंगे। इस कंडक्टर के अंदर क्या है, इसको आपने यहां पर बैटरी से जोड़ दिया। पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव, तो ये एंड पॉजिटिव ये नेगेटिव हो जाएगा, जिसके कारण अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है ई, और इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे के सारे इधर को चलना शुरू कर देते हैं। तो आई कैसे निकलता है? आई का फॉर्मूला होता है आई इक्वल टू निकालते हैं आप Q अपॉन टी से। चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट।
हमें आई का और वीडी का रिलेशन निकालना है। वीडी का मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले तो जो क्यू का जो आई का जो मेन फॉर्मूला है आई इक्वल टू क्यू बाई टी, ये आपको मालूम होना चाहिए। यहां पर क्यू का मतलब होता है इसका टोटल कितना चार्ज फ्लो कर रहा है और टी का मतलब होता है टाइम। तो टोटल चार्ज इसके अंदर कैसे निकालते हैं? यहां पर आप टोटल चार्ज निकालने के लिए आपको निकालना पड़ेगा इसमें आई इक्वल टू इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज अपॉन टाइम। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकलते हैं कंडक्टर के अंदर? तो मान लीजिए इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्मॉल एन है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। इसकी मल्टीप्लाई हम करेंगे किससे? इसके क्रॉस सेक्शन जो इसका एरिया है वो मान लीजिए ए है, कंडक्टर की जो लंबाई है वो एल है, तो ए इंटू एल मतलब कंडक्टर का वॉल्यूम। कंडक्टर के वॉल्यूम को अगर स्मॉल एन से आप मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास में हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि एन का मतलब है स्मॉल एन जो लिखा है इसका मीन्स होता है, इसका नाम होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, या इसको बोलेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम में जो इलेक्ट्रॉनों का नंबर है वो स्मॉल एन के बराबर है, तो टोटल एल वॉल्यूम के अंदर कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कितना हो जाएगा? NaL। तो ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अगर आप इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से मल्टीप्लाई करें अपॉन टाइम कर दीजिए तो L अपॉन टी जो आएगा ये आपके पास में एक तरह से VD के बराबर आएगा। टी टाइम में अगर इलेक्ट्रॉन इसके एक एंड से दूसरे एंड पे पहुंच रहा है विद VD स्पीड से, तो L अपॉन टी को आप बोलते हैं VD। तो फॉर्मूला बन जाएगा NEA, L बाई टी को आप लिख दीजिए VD। ये आपके पास में रिलेशन होता है I और VD के बीच में, I इक्वल टू NEA VD। I इलेक्ट्रिक करंट, स्मॉल n इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ये आपके पास में क्रॉस सेक्शन एरिया, और VD आपके पास में जो होती है ये आपके पास में ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आइए इसमें एक टर्म और सीखते हैं जिसका नाम होता है, जिसको बोलते हैं आप करंट डेंसिटी। क्या होता है करंट डेंसिटी का मीन्स? जैसे स्मॉल n तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो करंट डेंसिटी क्या होती है? जैसे कंडक्टर है ये, इस डायरेक्शन में इसका एरिया है, इसी डायरेक्शन में इसकी करंट I है, तो करंट डेंसिटी को आप रिप्रेजेंट करते हैं, इसका सिंबल होता है J। J इक्वल टू करंट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। अगर इसमें क्रॉस सेक्शन से जितनी करंट निकलती है उस करंट को इसके एरिया से डिवाइड कर दे तो ये फॉर्मूला आपके पास में करंट डेंसिटी का बन जाता है। करंट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। इसी फॉर्मूले से आप इसकी यूनिट भी बनाएंगे। करंट की यूनिट होती है एम्पियर, एरिया की मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट होती है। यहां से अगर आई आपको निकालना हो तो आई का जो फॉर्मूला बनता है इसको लिखते हैं आप J इंटू ए। यहाँ पर J भी वेक्टर क्वांटिटी होता है, एरिया भी वेक्टर क्वांटिटी है, और आई स्केलर क्वांटिटी है, तो बीच में यहाँ पर लिखते हैं डॉट। तो आई इक्वल टू होता है J वेक्टर डॉट ए वेक्टर के बराबर। अगर आई निकालना हो तो J की मल्टीप्लाई ए के साथ करेंगे तो आई इक्वल टू J। J भी वेक्टर क्वांटिटी, ए भी वेक्टर क्वांटिटी, और ये आपके पास में करंट स्केलर क्वांटिटी है, तो आई इक्वल टू लिखेंगे आप J वेक्टर डॉट ए वेक्टर, या इसको लिखा जा सकता है JA cos थीटा। यहां पर थीटा क्या है? जैसे आपके पास में इसका जो ये क्रॉस सेक्शन है, नॉर्मल इधर को है एरिया का, करंट इधर को है, तो ये नॉर्मल और थीटा के बीच का जो एंगल बनता है इसको आप बोलते हैं करंट डेंसिटी। पहले इसका जो शेप था ये इस तरह का है, अगर इसको तिरछा कर दिया तो नॉर्मल और करंट के बीच का जो एंगल बनेगा इसको थीटा बोलेंगे। तो करंट डेंसिटी J इक्वल टू आई बाई ए, मोबिलिटी म्यू इक्वल टू VD बाई ए, और रिलेशन बिटवीन
आई और वी डी आपके पास में होता है आई इक्वल टू एन ए वी डी। आइए अब हम इसमें सीखते हैं ओम्स लॉ के बारे में, इसका क्या मीन्स है, क्या डेरिवेशन है, क्या स्टेटमेंट है, कैसे न्यूमेरिकल्स ओम्स लॉ के ऊपर आते हैं, आइए उसको सीखते हैं। आइए अब सीखते हैं हम ओम्स लॉ के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ओम्स लॉ, क्या इसका मीन्स है, इसको सीखते हैं। ओम्स लॉ क्या है? ओम्स लॉ के लिए देखिए आप यहाँ पर मान लीजिए आपके पास में कि रेसिस्टर है कोई, इस रेसिस्टर में आपने जो है, ये ओम्स लॉ है, इस रेसिस्टर में आपने यहाँ पर एक रेसिस्टर आर है ये, तो इसके अक्रॉस आप क्या करेंगे, हमेशा एक इसका पोटेंशियल मेजर करना हो तो इसके पैरेलल में आप एक वोल्ट मीटर को कनेक्ट करेंगे। वोल्ट मीटर जो होता है ये हमेशा आप पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। पैरेलल में इसलिए कनेक्ट करते हैं कि इसका जो रेसिस्टेंस होता है वो हाई होता है, और यदि ये आइडियल वोल्ट मीटर है तो इसका जो रेसिस्टेंस होगा वो इन्फिनिटी के बराबर होगा। और इसके सीरीज में, रेसिस्टर की सीरीज में यहाँ पर आप एक एमीटर यूज करेंगे। एमीटर हमेशा सीरीज में लगाएंगे। एमीटर को सीरीज में इसलिए लगाते हैं क्योंकि एमीटर का जो रेसिस्टेंस होता है वो कम होता है, और यदि ये एमीटर जो है आइडियल एमीटर है तो उसका रेसिस्टेंस लगभग 0 के बराबर आएगा। तो यहाँ पर एक ये बैटरी है जिससे आपने इसको सर्किट को जोड़ रखा है। अब जब इसमें करंट जाएगी, ये पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, जब इसमें करंट जाएगी तो ये डिपेंड इस बात के ऊपर करती है, इसकी जो करंट है इसमें रेसिस्टर में, कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो यहाँ पर इसको लिख भी सकते हैं इस बात को कि करंट इन द रेसिस्टर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, वोल्टेज के। रेसिस्टर के अक्रॉस कितना वोल्टेज है एट कांस्टेंट टेम्परेचर या फिजिकल कंडीशन, एट कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन। कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन पे आई वी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इसी से जो स्टेटमेंट बनता है उसी को आप क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ बोलते हैं। लेकिन अक्सर इसको जो लिखा जाता है आप ऐसे करके लिखते हैं वी प्रोपोर्शनल आई, और जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन आप हटाते हैं तो आप कांस्टेंट लिखते हैं यहाँ पर आर। अगर आई प्रोपोर्शनल आपने वी लिखा है तो जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे आप तो उसको साइन की जगह पे इक्वल के साथ लिखेंगे, कांस्टेंट को सी बोलेंगे जिसको कंडक्टेंस बोलते हैं। अगर वी प्रोपोर्शनल आई लिखा है तो आप इसको बोलेंगे कांस्टेंट को आर। आर का मतलब होता है रेसिस्टेंस। तो आर की जो वैल्यू आएगी आपके पास में, आर को आप लिखते हैं यहाँ पर वी अपॉन आई। आर जो होता है वी अपॉन आई के होता है। इसका स्टेटमेंट अगर आपसे पूछा जाए क्या स्टेटमेंट है, क्या इसका ग्राफ है, क्या इसका डेरिवेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अक्सर, तो ये आपको मालूम होने चाहिए। तो स्टेटमेंट में आप यही बात बताएंगे, इसी से आप इसका स्टेटमेंट लिखेंगे ओम्स लॉ का। एट कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन द करंट इन ए रेसिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड ओम्स लॉ। या वी प्रोपोर्शनल आई इक्वल टू वी प्रोपोर्शनल आई, या वी इक्वल टू आर आई, आर इक्वल टू वी अपॉन आई। यहाँ पर आर का मतलब क्या होता है, आर का मतलब होता है यहाँ पर रेसिस्टेंस। तो अगर आपको यहाँ पर अक्सर ग्राफ इसका बना होता है, आपके पास में वी आई ग्राफ बना होगा, तो V और I के बीच का ग्राफ जो होता है, अगर ये ग्राफ इस तरीके का है, स्ट्रेट लाइन है सीधी, तो ऐसे ग्राफ को बोलते हैं आप ओमिक कर्व। इसको बोलेंगे आप ओमिक कर्व। और इसमें ये वाला जो एंगल होता है, इस एंगल को बोलते हैं थीटा। तो यहां से ऐसे डॉट डॉट करके लाइन बनाई आपने, ट्रायंगल बना ली। ये आपके पास में इतना डेल्टा वी होगा, ये डेल्टा आई आएगा। तो अगर आर आपसे पूछा जाए, यहाँ पर आर की वैल्यू जो आएगी,
आर को आप डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई भी बोलते हैं। और इस ट्रायंगल में अगर आपको टेन थीटा निकालने को बोला जाए तो ये भी आपके पास में डेल्टा वी परपेंडिकुलर अपॉन बेस से डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई आएगा। इन दोनों इक्वेशन को जब आप बैलेंस करते हैं तो रेसिस्टेंस जो होता है एक तरह से टेन थीटा के बराबर आता है। इसका अर्थ ये हो गया कि रेसिस्टेंस जो है ये किसके इक्वल है, ये स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ जो होता है, ये स्लोप किसको रिप्रेजेंट करता है, ये स्लोप ही रिप्रेजेंट करता है किसको, रेसिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। वी आई ग्राफ का जो स्लोप है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, रेसिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। इसके डेरिवेशन से पहले इसके ऊपर कुछ और बेसिक बातें आप सीखिए। अगर आपके पास में ये जो ग्राफ है, मान लीजिए वी आई ग्राफ इस तरीके से दिया है और इसका रेसिस्टेंस R1 है, इसका रेसिस्टेंस R2 है, तो आपसे पूछा जाएगा बताइए R1 R2 में किसकी वैल्यू ज़्यादा है। तो यहां पर आप देखिए जिसका स्लोप ज़्यादा होगा, अगर V इधर है I इधर है, तो जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसका रेसिस्टेंस भी ज़्यादा होता है। तो पहले वाले का स्लोप ज़्यादा है तो R1 की वैल्यू जो है बड़ी आएगी किससे, R2 से। इसमें जो है कई बार ऐसा भी पूछा जाता, दो आपके पास में बने हैं, एक A है स्लोप, एक B स्लोप, इसका टेम्परेचर मान लो T है, इसका टेम्परेचर मान लो TB, VI ग्राफ है। तो इसमें भी पूछा जाएगा बताइए कौन सा टेम्परेचर ज़्यादा है, A वाले का टेम्परेचर ज़्यादा होगा या B वाले का ज़्यादा होगा। तो कैसे इसको निकालते हैं हम, ये ओरिजिन O है, तो यहाँ भी R देखिए, R की वैल्यू जो आएगी यहाँ पर, जिसका स्लोप ज़्यादा है उसका R ज़्यादा होगा, और जिसका R ज़्यादा होता है, रेसिस्टेंस ज़्यादा होता है, उसका टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है, तो TA की वैल्यू ग्रेटर आएगी किससे, TB से। ऐसे ही आपके पास में मान लीजिए अगर ये चेंज कर दें हम, मान लो V इधर बना दे, I इधर बनाएं, तो कैसे करेंगे आप। अब आपके पास में जिसका I ज़्यादा होगा, जिसका I का स्लोप ज़्यादा है, इसकी R1 है, ये R2 है, इस बार I इधर कर दिया, V इधर कर दिया, तो जहाँ पर देखिए आप डेल्टा V दोनों का सेम लीजिए, डेल्टा I जिसका ज़्यादा होगा उसका R कम होगा, तो यहाँ पर R1 R2 में R1 की वैल्यू कम होगी, R2 की वैल्यू ज़्यादा आएगी। ऐसे ही आपके पास में और भी कई तरीके के न्यूमेरिकल इसके ऊपर पूछे जा सकते हैं। जैसे आपके पास में एक दो स्लोप बने हैं, ये V है, ये I है, ये A है, ये B है, इनका जो आपके पास में एंगल गिवन है ये 30 डिग्री है, ये भी आपके पास 30 डिग्री है। तो आपसे पूछा जाएगा बताइए इसमें RA और RB का रेशो कितना होगा। तो RA आपके पास में जो निकल सकता है वो कैसे निकालेंगे, RA को आप इसको बोलेंगे आप, तो ये एंगल वर्टिकल से 30 है, तो ये वाला एंगल कितना बनेगा, इसका 60 डिग्री बनेगा। तो RA को लिखेंगे आप tan 60, B का ये I के साथ में 30 एंगल ही है तो tan 30, 60 की वैल्यू जो होती है इसको लिखते हैं आप √3 बाई 2, और tan 30 की जो वैल्यू होती है 1 बाई, इसको लिखेंगे आप, ये आपके पास में tan 60 की जो वैल्यू आपके पास में आएगी इसको बोलते हैं आप √3, और tan 30 की वैल्यू होती है 1 बाई √3, तो ये आपके पास में आ जाएगा आंसर 3/1। इस टाइप से कई न्यूमेरिकल इसके ऊपर पूछे जाते हैं। ये आपके पास में ओमिक ग्राफ है। नॉन ओमिक ग्राफ कैसा होता है वो भी आप सीखेंगे, और क्या इसका डेरिवेशन है वो भी आप सीखेंगे। आइए सीखते हैं ओम्स लॉ का डेरिवेशन, किस तरीके से ओम्स लॉ का डेरिवेशन करते हैं इसको देखते हैं आप। ओम्स लॉ डेरिवेशन, इसमें जैसे आपने पहले एक कंडक्टर बनाया था, सेम डायग्राम आप इसमें भी बनाएंगे। कंडक्टर का नाम आप इसका XY लिख लीजिए, और इस कंडक्टर के दोनों X और Y एंड को आप एक एक्सटर्नल बैटरी के नेगेटिव
और पॉजिटिव टर्मिनल से ऐड कीजिए। ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल। तो क्या होगा, इसका एक एंड पॉजिटिव हो जाएगा और दूसरा एंड कंडक्टर का नेगेटिव हो जाएगा, जिसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है और इसके अंदर जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव एंड की तरफ को मूव करने लगते हैं। तो ओम्स लॉ में आपको मालूम है जो फॉर्मूला होता है R = V/I, वो फॉर्मूला कैसे बनता है उसका डेरिवेशन हमें करना है। तो आपको एक बात मालूम है इसमें कि जब इसमें इलेक्ट्रॉन्स ऊपर से नीचे आएंगे तो ये जो करंट इसमें आती है इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट आती है। इस करंट का जो मैग्नीट्यूड आप निकालते हैं I = NEA/VD। ये फॉर्मूला आपको मालूम है कि जब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स VD वेलोसिटी के साथ में चलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ में चलते हैं, तो इसमें जो करंट का मैग्नीट्यूड आपके पास में आएगा I = NA/VD। इसमें N का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, या इसको बोलते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। स्मॉल ई का मीन्स होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, जिसकी वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 होती है। ये आपके पास में इसका ये क्रॉस सेक्शन एरिया है और VD जिस वेलोसिटी के साथ इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं इनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब इसमें आप क्या करें, VD को कैसे निकालते हैं आप, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे इनकी सबकी इनिशियल एवरेज वेलोसिटी जो आएगी U1 + U2 + U3 + डैश डैश अपॉन N प्लस हर इलेक्ट्रॉनों के ऊपर जो एक्सीलरेशन की वैल्यू आएगी वो सेम आती है, तो A को कॉमन ले लीजिए। और जब इलेक्ट्रॉन्स आपस में चलते हैं तो ये टकराते भी रहते हैं। ये VD आप निकाल रहे हैं इतना, और जब इलेक्ट्रॉन टकराएंगे तो पहले दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच की जो टक्कर वो टाइम जो है T1, ऐसे ही दूसरे दो इलेक्ट्रॉन के बीच की कोलिजन के बीच का टाइम T2, T3। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके बीच का जो एवरेज टाइम इंटरवल होगा वो इस तरीके से निकालेंगे। अब इसको आप क्या करें, इसको लिख सकते हैं NEA। इनिशियल एवरेज वेलोसिटी तो 0 होती है, एक्सीलरेशन A है, और एवरेज जो टाइम होता है कोलिजन का उसको बोलते हैं टो, जिसका नाम होता है रिलैक्सेशन टाइम। द एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। तो यहाँ पर जो ये I का फॉर्मूला बन गया है इसको लिख सकते हैं आप NEA × स्मॉल a × टो। यहाँ पर NEA स्मॉल a का मतलब होता है बेटा ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना फोर्स लगेगा अपॉन उसका मास। A = फोर्स अपॉन मास। फोर्स को निकालते हैं आप इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से। F = QE वाला कंसेप्ट आपने लगाया, अपॉन इलेक्ट्रॉन का मास इनटू टो, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये तो E² हो जाएगा, तो NE²A कैपिटल E को बोलते हैं V/L × टो/m। तो ये जो इक्वेशन आपके पास में आ गई है इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आ जाएगा आपके पास में MLI, इस ML की मल्टीप्लाई I के साथ में इक्वल टू NE² AV टो। ये इसको आप ऐसे लिख लीजिए ML अपॉन NE² A टो इक्वल टू V/I। ये पूरी की पूरी वैल्यू कांस्टेंट होती है जो कि R के बराबर होती है, तो इसको लिख सकते हैं R = V/I। ये आपके पास में ओम्स लॉ का डेरिवेशन है जो आपको याद रखना है। इसमें ओम्स लॉ के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। कौन कौन से वो न्यूमेरिकल्स हैं, आइए उनको भी सीखते हैं। कुछ न्यूमेरिकल आप और देखिए, जैसे आपके पास में अगर V और I के बीच का जो ग्राफ है वो इस तरीके का ग्राफ हो, जब स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं होता तो ऐसे जो ग्राफ होते हैं इनको बोलते हैं आप नॉन ओमिक कर्व, नॉन ओमिक ग्राफ। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ किसी भी इंस्टेंट जब आप स्लोप निकालते हैं
ये आपके पास में यहाँ पर डी आई, यहाँ वोल्टेज आपके पास में आएगा डी वी। तो इसका जो रेसिस्टेंस आप निकालते हैं वो लगातार चेंज होता रहेगा, उसको बोलते हैं आप डायनेमिक रेसिस्टेंस। डायनेमिक मतलब इसका रेजिस्टेंस लगातार चेंज हो रहा है। तो कैसे निकालेंगे इसको किसी इंस्टेंट, इसका फॉर्मूला लिखेंगे आप dV अपॉन di से, ये आपके पास में डायनेमिक रेजिस्टेंस निकलता है। इसमें और आप देखिए किस टाइप के न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। जैसे आपने इसका जो डायग्राम बनता है, ये रेसिस्टर है, इधर आप एक बैटरी जोड़ते हैं, तो इसमें अमीटर और वोल्टमीटर कहाँ जोड़े आपको मालूम है जो वोल्टमीटर जोड़ा जाता है वो हमेशा इसके पैरेलल में जोड़ते हैं आप। और गैल्वेनोमीटर से अगर वोल्टमीटर बनाना हो तो ये तरीका है, गैल्वेनोमीटर के सीरीज में हाई रेजिस्टेंस जब जोड़ते हैं तो ये अरेंजमेंट एक तरह से जो बन जाता है, इसको बोलते हैं आप वोल्टमीटर। तो वोल्टमीटर आपने कहाँ जोड़ा है, इस रेजिस्टेंस के साथ में पैरेलल में जोड़ा है। ये यहाँ पर आर है, ये आर एल बोल सकते हैं, लोड रेजिस्टेंस, या ये हैवी रेजिस्टेंस। और अमीटर को कहाँ जोड़ेंगे आप, अमीटर हमेशा सीरीज में जुड़ता है। और अमीटर कैसे बनता है इसको भी आप सीख लीजिए। गैल्वेनोमीटर से अमीटर अगर बनाना हो आपको, तो ये अमीटर सीरीज में जोड़ा, तो इसके पैरेलल में आपको जोड़ना पड़ता है, यहाँ पर शंट जोड़ते हैं। शंट का मीन्स होता है लो रेजिस्टेंस। तो इस अरेंजमेंट को आप बोलते हैं यहाँ पर अमीटर। तो कई बार 4 डायग्राम बने होंगे, पूछा जाएगा बताइए सही डायग्राम कौन सा है। तो ये जो रेजिस्टेंस है इसके पैरेलल में आपने ये वोल्टमीटर जोड़ा है और सीरीज में अमीटर जोड़ा है। वोल्टमीटर कैसे बनता है, जब गैल्वेनोमीटर से अगर वोल्टमीटर बनाना हो तो इसके सीरीज में आपको हाई रेजिस्टेंस ऐड करना पड़ता है। और अमीटर को आपने सर्किट के सीरीज में जोड़ा है। अमीटर कैसे बनता है, गैल्वेनोमीटर से, तो जब गैल्वेनोमीटर से अगर अमीटर बनाना हो तो इसके पैरेलल में आपको लो रेजिस्टेंस, जिसको आप शंट बोलते हैं, ऐड करना पड़ता है। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल भी कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। आइए इसमें सीखते हैं अब रेजिस्टेंस के ऊपर कि रेजिस्टेंस जो है आखिर किस किस बात के ऊपर डिपेंड करता है, कैसे निकालते हैं इसको। आइए इसको सीखते हैं। आइए इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के बारे में सीखते हैं। इसमें हम सीखेंगे इसका क्या फॉर्मूला होता है, क्या इसकी यूनिट्स हैं, क्या इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है, और किस किस बात के ऊपर रेजिस्टेंस जो होता है डिपेंड करता है। तो उस इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का क्या मीन्स है, सबसे पहले हम इस बात को समझते हैं। तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस एक तरह से क्या होता है, कोई भी वायर हो, किसी तरह का वायर हो, वायर के अंदर जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो वो आपस में कोलाइड करते रहते हैं, जिसके कारण क्या होता है, उनके मूवमेंट में एक तरह से ऑब्स्टेकल प्रोड्यूस होता है। और उस प्रॉपर्टी को ही आप क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कहा जाता है। तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस जो होगा, एक तरह से अगर आपको इसकी डेफिनेशन में पूछा जाए तो आप ये भी बोल सकते हैं, द ऑब्स्टेकल प्रोड्यूस इन द फ्लो ऑफ चार्ज, बोल लीजिए, फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। ये इसकी सबसे बेसिक डेफिनेशन है जो आप इसको लिखेंगे। फिर इसका सिंबल क्या होता है, सिंबल के लिए आपको मालूम है जो रेजिस्टेंस का जो पहला लेटर है वो आर है, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं आप आर से। इसका सिंबल आर होता है। इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे आप, अगर आपसे पूछा जाए इसका फॉर्मूला बताइए, क्या फॉर्मूला आप इसका लिखेंगे। तो एक फॉर्मूला तो इसका ओम्स लॉ से बन जाता है, आर इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन आई। और एक इसका फॉर्मूला जो बनता है, इसकी जो मेन प्रॉपर्टी होती है, या डेरिवेशन करके निकालते हैं आप, जब ओम्स लॉ का डेरिवेशन करते हैं तो आर की एक वैल्यू आती है, यहाँ पर फॉर्मूला बनता है एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए इंटू टो। तो इसमें m का मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, l कंडक्टर की लेंथ है, और स्मॉल n का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, स्मॉल e इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है, a का मतलब होता है कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है उसको a बोलते हैं, और टो का मतलब होता है रिलैक्सेशन टाइम। ये क्या होता है रिलैक्सेशन टाइम, जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपस में कोलाइड करते हैं तो कोई भी दो टक्कर हो, उनके बीच का जो टाइम इंटरवल होता है उस टो को बोला जाता है रिलैक्सेशन टाइम, या टोटल एवरेज टाइम इंटरवल बोल सकते हैं। टो का मतलब क्या है, एवरेज टाइम इंटरवल। तो ये
कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं। इसकी कोई यूनिट पूछिए आपसे, बताइए क्या यूनिट होगी रेसिस्टर की, तो इसकी R = V/I से यूनिट निकालेंगे। V की यूनिट वोल्ट होती है, I की क्या होती है, एम्पियर होती है। तो R की यूनिट आप लिख सकते हैं वोल्ट पर एम्पियर, और वोल्ट पर एम्पियर इक्वल टू होता है ओम के बराबर होता है। 1 वोल्ट पर एम्पियर इक्वल टू कहलाता है 1 ओम। ये इसकी एक तरह से SI यूनिट होती है। और अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए रेसिस्टेंस जो है ये कैसी क्वांटिटी है, क्वांटिटी कैसे बताएंगे आप, तो आपको मालूम होना चाहिए V इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी स्केलर क्वांटिटी होता है, इलेक्ट्रिक करंट भी स्केलर क्वांटिटी होता है। तो रेसिस्टेंस भी जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। और यदि आपको रेसिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा जाए तो क्या फॉर्मूला आप इसका बताएंगे, इसका डायमेंशन क्या होती है रेसिस्टेंस की, तो R का फॉर्मूला आपको मालूम है, ये V/I। V मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, I होता है करंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डायमेंशन निकालते हैं आप वर्क अपॉन चार्ज से, अपॉन ये I। यहाँ पर वर्क की डायमेंशन हमें मालूम है, वर्क की डायमेंशन होती है mL/T-2, चार्ज की डायमेंशन होती है AT, I की होती है A। तो इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला बनेगा mL², T की पावर, ये T ऊपर जाएगा तो T की पावर -3, और A की पावर भी कितना जाएगा ऊपर जाके -2। ये इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस का जो है डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। अब हम सीखेंगे कि ये जो इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस है आखिर किस किस बात के ऊपर डिपेंड करता है, तो वो उनको बोलते हैं फैक्टर्स। फैक्टर्स में एक फैक्टर होता है जिसके ऊपर रेसिस्टेंस डिपेंड करता है, उसको बोला जाता है नेचर ऑफ मटेरियल। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अलग अलग वायर जो होते हैं, जैसे कोई कॉपर का वायर है, कोई सिल्वर का वायर है, कोई एल्यूमिनियम का वायर है, हर वायर का जो होता है रेसिस्टेंस अलग होता है। क्योंकि जो रेसिस्टेंस है ये इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि उस मटेरियल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कितनी है। जैसे यहाँ पर आप देखिए, ये आपके पास में इसमें m का मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, l का मतलब लेंथ होता है कंडक्टर की, a क्या क्रॉस सेक्शन है, एरिया, टो रिलैक्सेशन टाइम, e इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, n क्या है, n का मतलब होता है एक तरह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो अलग अलग मटेरियल के अंदर अलग अलग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। तो जब स्मॉल n की वैल्यू अलग होगी तो उनका जो r होगा वो भी क्या होगा, अलग होगा। जिसके अंदर मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब आपको मालूम भी होगा कि इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम को आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोलते हैं। तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पर रेसिस्टेंस कम होगा, क्योंकि R जो है N के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जैसे आपको बोला जाता है सिल्वर, सिल्वर को कहा जाता है कि सिल्वर एक बेस्ट कंडक्टर है। क्यों है बेस्ट कंडक्टर, क्योंकि उसका रेसिस्टेंस सबसे कम होता है, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है तो उसका रेसिस्टेंस सबसे कम होता है। इसीलिए इसीलिए हम सिल्वर को जो है बेस्ट कंडक्टर कहते हैं। कई बार आप नाम सुनते हैं कि बताइए सुपर कंडक्टर क्या है, ऐसे मटेरियल जिनका रेसिस्टेंस कितना हो, बिल्कुल जीरो हो जाए। जिनका रेसिस्टेंस जीरो होता है उनको सुपर कंडक्टर कहा जाता है। तो ये बनाए जाते हैं एक तरह से सुपर कंडक्टर्स। तो पहला फैक्टर जिस पर R डिपेंड करता है वो है नेचर ऑफ मटेरियल। दूसरा जो है R का जो फॉर्मूले में mL/n²A, तो इसमें ये m e ये तो कांस्टेंट ही रहते हैं, टो भी कांस्टेंट है किसी एक मटेरियल के लिए, n भी कांस्टेंट है। तो R एक तरह से डिपेंड करता है लेंथ के प्रोपोर्शनल भी होता है, लंबे तार का रेसिस्टेंस ज़्यादा होता है। और R जो है क्रॉस सेक्शन एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो R जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, क्रॉस सेक्शन एरिया के। यानी कि तार जितना मोटा होगा, क्रॉस सेक्शन जितना ज़्यादा होगा, उसका रेसिस्टेंस कम होता है। किसी तार, कोई पतला तार है, मान लो थिन वायर है, तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा तो उसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होता है। तो अगर कोई वायर मान लीजिए लॉन्ग वायर है और थिन है, लॉन्ग होने से लेंथ ज़्यादा हो जाएगी, थिन होने से ए कम हो जाएगा क्रॉस सेक्शन। तो लॉन्ग और थिन वायर का जो रेसिस्टेंस होता है वो ज़्यादा होता है। और शॉर्ट वायर हो और थिक हो, लेंथ कम होगी तो एरिया कम, ये रेसिस्टेंस कम होगा, और थिक होगा तो एरिया ज़्यादा होगी तब भी रेसिस्टेंस कम होगा। यानी कि थिक और शॉर्ट वायर का रेसिस्टेंस जो होता है वो कम होता है, और लॉन्ग और थिन वायर का रेसिस्टेंस जो है ज़्यादा होता है।
एक फैक्टर और है जिसको आप बोलते हैं, उसको बोलते हैं टेम्परेचर। रेसिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर हम किसी कंडक्टर को गर्म करेंगे तो उसका रेसिस्टेंस चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज हो जाएगा इसको समझिए आप। मान लीजिए बात करते हैं कंडक्टर की। कंडक्टर किसको बोलते हैं आपको पता ही है, जिसके पास में फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं उनको कंडक्टर कहा जाता है, जो करंट को फ्लो करते हैं। अगर किसी भी कंडक्टर को हम गर्म करें तो उसके रेसिस्टेंस में क्या फर्क पड़ेगा ये आपसे पूछा जाएगा। तो कंडक्टर को गर्म करने से क्या होगा, कंडक्टर को अगर हम गर्म करेंगे तो उसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। जब उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, गर्म करने से, टेम्परेचर बढ़ाने से फ्री इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी बढ़ती है। जब एनर्जी बढ़ेगी तो वो आपस में क्या करेंगे, वो जल्दी जल्दी कोलाइड करेंगे, जिससे उनके बीच का जो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है वो कम हो जाएगा, यानी कि टो कम हो जाएगा। टो की वैल्यू अगर कम हो जाती है तो रेसिस्टेंस क्या होता है, बढ़ जाता है। आप याद रखिए इस बात को। अगर हम कंडक्टर को गर्म करेंगे तो कंडक्टर को गर्म करने से रेसिस्टेंस बढ़ता है। तो इसका ग्राफिकली अगर आपसे पूछा जाए तो आप इस तरह से इसका ग्राफ बना सकते हैं। टेम्परेचर और आर के साथ में जो ग्राफ बनेगा कंडक्टर के लिए, इसका इस तरीके से लगभग ये ग्राफ बनता है। तो किसी भी टेम्परेचर पे रेसिस्टेंस निकालना हो तो ये फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हैं। टी टेम्परेचर पे आर निकालना हो तो आर टी इक्वल टू आर जीरो ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अल्फा ये एक तरह से कांस्टेंट होता, कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर बोलते हैं इसको। ये कांस्टेंट वैल्यू होती है अल्फा की। डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर है। आर जीरो आपके पास में होता है रेसिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, और आर टी का मतलब होता है जिस टेम्परेचर पे रेसिस्टेंस निकालना वो टेम्परेचर है आर टी। ये फॉर्मूला कैसे बनता है, ये फॉर्मूला वही एक्सपोनेंशियल कोफिशिएंट वाले जो फॉर्मूले होते हैं ना, जैसे अल्फा का फॉर्मूला होता है, जैसे लीनियर एक्सपेंशन एरियल एक्सपेंशन पढ़ते हैं आप, ऐसे ही अल्फा इक्वल टू चेंज इन रेसिस्टेंस अपॉन रेसिस्टेंस एट 0 डिग्री इनटू चेंज इन टेम्परेचर। तो इस फॉर्मूले का यूज करके इसी से ये ऊपर वाला फॉर्मूला बनता है। ऐसे ही कई बार आपसे पूछा जा सकता है, बताइए अगर हम किसी सेमीकंडक्टर को गर्म करें तो बताइए उसके आर पे क्या फर्क पड़ेगा। सेमीकंडक्टर किसको बोलते हैं, सेमीकंडक्टर के बारे में आपको मालूम है। सेमीकंडक्टर वो है जिसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स, जो जिसमें करंट फ्लो हो भी सकती है वायर में और जिनमें नहीं भी हो सकती, यानी कि जो इंसुलेटर की तरह बिहेव भी करते हैं, कंडक्टर की तरह बिहेव भी करते हैं, उनको आप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। तो सेमीकंडक्टर को अगर हम गर्म करने लगे तो सबसे पहले क्या होगा, उनके अंदर के जो बॉन्ड होते हैं वो बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। बॉन्ड ब्रेक होने से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है या जो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर है वो इंक्रीज होंगे। और जब चार्ज कैरियर इंक्रीज होता है तो क्या होगा, अगर n की वैल्यू इंक्रीज होगी तो r की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होती है। पहले वाले कंडक्टर में क्या था, कंडक्टर के केस में जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, जिसके कारण वो जल्दी जल्दी आपस में कोलाइड करेंगे, रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा, तो आर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये आपने सीखा कंडक्टर के लिए। लेकिन सेमीकंडक्टर में क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है टेम्परेचर बढ़ाने से, जिसके कारण आर क्या होता है, कम हो जाता है। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो इनका जो रेसिस्टेंस होगा वो कम होता जाएगा। इसका इस तरीके से आप ग्राफ बनाएंगे। क्यों कम होता है रेसिस्टेंस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। ऐसे ही कई बार एलॉय के लिए भी पूछ सकता है, तो एलॉय के लिए भी आप जैसे कंडक्टर में होता है ऐसे लगभग एलॉय में भी होता है। उनका भी टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टेंस बढ़ता है, लेकिन वो कंडक्टर के कंपेयर में थोड़ा कम बढ़ता है। ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको रेसिस्टेंस के बारे में मालूम होना बहुत ज़रूरी है। आइए अब सीखते हैं हम रेसिस्टिविटी के बारे में। क्या होता है रेसिस्टिविटी, इसका दूसरा नाम भी होता है जिसको आप बोलते हैं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस क्या इसका मीन्स होता है, इसको सीखते हैं। इसका सिंबल जो लिखा जाता है, इसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं आप। रो इक्वल टू होता है एक तरह से ये
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और करंट डेंसिटी का जो रेशो होता है इसको आप बोलते हैं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, या इसको लिखा जा सकता है E का जो फॉर्मूला होता है किसी कंडक्टर के अक्रॉस ये V/L के बराबर, और J की वैल्यू होती है I/A। तो यहाँ V/I तो R हो जाएगा, ये A ऊपर चला जाएगा तो RA/L। तो रेसिस्टिविटी का जो मेन फॉर्मूला बन गया आपके पास में, रो इक्वल टू हो गया आपके पास में RA/L। इस फॉर्मूले से आप इसको डिफाइन करेंगे। कैसे डिफाइन करते हैं आप इसको? अगर किसी कंडक्टर की लंबाई मान लीजिए 1 मीटर है और उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये भी 1 मीटर स्क्वायर है, तो उस केस में उस कंडक्टर का जितना भी रेसिस्टेंस होता है उस रेसिस्टेंस को ही आप उसकी रेसिस्टिविटी बोलते हैं। रेसिस्टिविटी बोलिए या फिर स्पेसिफिक रेसिस्टेंस बोलिए, बात एक ही है। द रेसिस्टेंस ऑफ ए वायर of length 1 meter and area of cross section 1 meter square is called resistivity। क्या इसकी यूनिट बनेगी इसको भी सीख लीजिए आप। तो जो रो की यूनिट आप लिखेंगे इसी फॉर्मूले से, इसकी रेजिस्टेंस की ओम होती है, एरिया की मीटर स्क्वायर, लेंथ की मीटर, तो जो यूनिट इसकी बनेगी उसको आप लिखेंगे ओम मीटर, ये इसकी यूनिट है। तो मेनली पूछा जाता है अक्सर कि इसके फैक्टर्स क्या है, किस किस बात के ऊपर ये डिपेंड करता है। जो रेसिस्टिविटी है ये केवल 2 बातों से डिपेंड करती है। इसके फॉर्मूले में ये यहाँ पर लेंथ और ए तो आया है, इसका याद रखिए इसको। जैसे रो का जो फॉर्मूला है आपने लिखा है RA/L, यहाँ R के प्लेस पे अगर R की वैल्यू को आप लिख दो ml/n² A इंटू टो इंटू A/L, A से A और L से L अगर कट जाए तो ये आपके पास में m/ne² इंटू टो। तो जो फैक्टर्स इसमें आएगा, इसमें देखिए फैक्टर में इस फॉर्मूले में ना तो लेंथ आया ना एरिया आया, तो इसका मतलब रेसिस्टिविटी जो होती है लेंथ से भी इंडिपेंडेंट है और एरिया से भी क्या है, इंडिपेंडेंट है। ये डिपेंड जो करेगी एक तो नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर करेगी, नेचर ऑफ मटेरियल, और एक ये डिपेंड करेगी टेम्परेचर के ऊपर। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कंडक्टर की रेसिस्टिविटी बढ़ेगी, इस एलॉय की बढ़ेगी और सेमीकंडक्टर की डिक्रीज होगी। और यदि आप जो मटेरियल है, नेचर ऑफ मटेरियल, अगर अलग अलग मटेरियल की रेसिस्टिविटी निकालेंगे तो वो भी अलग अलग होती है। इसके ऊपर अक्सर एक न्यूमेरिकल पूछा जाता है जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। वो क्या न्यूमेरिकल है उसको देखिए आप। आपके पास में गिवन होगा, ऐसा सवाल आता है कि एक वायर है ये, इस वायर का लंबाई मान लीजिए L है, रेसिस्टेंस इसका R है। अगर इस वायर को आप इसकी लेंथ को इंक्रीज करें, मान लीजिए आपने इसकी लेंथ को इंक्रीज कर दिया, कितना इंक्रीज कर दिया, 100% L इसमें इंक्रीज कर दी लेंथ को, तो पूछेगा इसका बताइए रेसिस्टेंस कितने % चेंज हो जाएगा। फाइंड परसेंटेज चेंज इन रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस में कितने % का चेंज हो जाएगा, ये सवाल अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। कैसे हम इस टाइप के न्यूमेरिकल को सोल्व कर सकते हैं, आइए इसको सीखते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप देखिए, तो शुरू की जो लंबाई है L1 तो मान लीजिए L है, और L2 आपके पास में जो बनेगी L प्लस 100%, L को जब परसेंटेज को हटाते हैं तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आपके पास में L प्लस L करेंगे तो L2 आपके पास में हो जाएगा 2L। तो यहाँ रेसिस्टेंस R है तो पहले यहाँ पर रेसिस्टेंस निकालना पड़ेगा। कैसे निकाल सकते हैं, तो जो आपके पास में ये फॉर्मूला है रेसिस्टिविटी का, रो इक्वल टू RA/L, तो यहाँ से R जब निकालेंगे तो R का फॉर्मूला बनता है रो L/A। तो अगर हम किसी तार को खींचते हैं, तार को खींचने से तार की रेसिस्टिविटी पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तार की लंबाई बढ़ गई तो तार का एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करें, इस फॉर्मूले को, इसको L से मल्टीप्लाई L से डिवाइड कर लेंगे ताकि इस फॉर्मूले को हम लिख पाएँ
रो एल स्क्वायर बाई वी, क्योंकि तार को खींचने से तार की रेसिस्टिविटी और तार का जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ रेसिस्टिविटी और वॉल्यूम कांस्टेंट है और लेंथ आपके पास में गिवन है, इसलिए इसको आपने एल से मल्टीप्लाई, एल से डिवाइड किया। तो आर का ये वाला फॉर्मूला इस कंसेप्ट में आपको यूज़ करना पड़ेगा, आर इक्वल टू रो एल स्क्वायर अपॉन वी। ये फॉर्मूला डायरेक्ट क्यों यूज़ नहीं किया, आर इक्वल टू रो एल बाई ए, क्योंकि हमारे पास में एरिया नहीं गिवन है, या तो फिर एरिया निकालना पड़ेगा वही वॉल्यूम वाले कंसेप्ट से, इनिशियल वॉल्यूम इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम से, या डायरेक्ट आप क्या करें, इस फॉर्मूले को आपने वॉल्यूम की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर लिया। तो रो और वी कांस्टेंट रहेगा, अगर किसी तार को खींचे केवल एल चेंज होगा। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या बनता है, ये इसको लिख सकते हैं R1 बाई R2 इक्वल टू, इसको लिखते हैं रो एल स्क्वायर बाई वी से L1 बाई L2 का होल स्क्वायर। L1 तो आपके पास में L है, L2 आपके पास में 2L है, तो ये आपके पास में आएगा 1/4। तो R2 की जो वैल्यू आपके पास में बनेगी, R2 आपके पास बनेगा 4R1 के बराबर। हमें निकालना इसमें परसेंटेज चेंज है, परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला होता है फाइनल वैल्यू R2 माइनस इनिशियल वैल्यू R1 अपॉन R1 इंटू 100, इसको बोलते हैं आप परसेंटेज चेंज। इनकी वैल्यू सबकी पुट कीजिए आप, तो 4R1 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू 100, तो ये आपके पास जो बनेगा इसको बोलेंगे आप 300%। तो अगर किसी वायर की लंबाई को खींचा जाए तो उसका रेसिस्टेंस चेंज हो जाएगा, तो कितने परसेंट चेंज हो जाएगा, अगर लेंथ को 100% इंक्रीज करते हैं तो उसका रेसिस्टेंस जो है वो 300% इंक्रीज हो जाएगा। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए इसी से रिलेटेड कुछ और टर्म्स हैं उनके बारे में सीखते हैं। आइए अब सीखते हैं हम कंडक्टेंस के बारे में। कंडक्टेंस क्या होती है? कंडक्टेंस को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि रेसिप्रोकल होती है ऑफ रेसिस्टेंस के, या इसको लिख सकते हैं आप I अपॉन वी। कंडक्टेंस जो होती है इसको I अपॉन वी बोलते हैं। अगर आपके पास में मान लीजिए ग्राफ इस तरीके का है, इधर I है इधर V है, तो ये जो स्लोप होगा ये कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा, ये एंगल थीटा है। तो कंडक्टेंस आप निकाल सकते हैं बराबर किसकी आती है, tan थीटा के बराबर आएगी। तो जितना ज़्यादा स्लोप होगा उसकी कंडक्टेंस उतनी ज़्यादा आएगी। अगर आई वी ग्राफ इस तरीके से गिवन है, तो मान लीजिए आपके पास में यहाँ पर इस तरीके का कोई क्वेश्चन अगर आपके पास एग्जाम में आ जाए, इधर आई है इधर वी है, इसकी कंडक्टेंस C1 इसकी C2, तो बताइए C1 C2 में किसकी वैल्यू ज़्यादा होगी? तो जिसका स्लोप ज़्यादा है उसकी कंडक्टेंस भी ज़्यादा होगी। कंडक्टेंस को आप C से रिप्रेजेंट करते हैं, तो C1 ग्रेटर देन क्या होगा, C2। डेफिनेशन भी अगर इसकी पूछी जाए तो आप यहीं से बताएंगे, द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। या इसकी यूनिट अगर आपको निकालने को बोली जाए तो यूनिट को आप इसकी बोलते हैं पर ओम, पर ओम बोलो, या इसको बोलते हैं MHO महो, ये इसकी यूनिट होती है। ऐसे ही आप इसमें एक टर्म और पढ़ेंगे जो इससे रिलेटेड है, जिसको आप बोलते हैं कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होती है इसको आपको सीखना है। कंडक्टिविटी को जो रिप्रेजेंट करते हैं आप इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है रेसिस्टिविटी के बराबर। रेसिस्टिविटी की जो वैल्यू होती है आपने निकाली है, L अपॉन रो इक्वल टू RA बाई L होता है। तो L अपॉन RA ये आपके पास में कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है। या इसको लिख सकते हैं कंडक्टिविटी इक्वल टू कंडक्टेंस इंटू लेंथ अपॉन एरिया, इस तरीके से भी इसको लिखा जाता है। इसकी यूनिट की अगर बात की जाए तो इसकी यूनिट यहाँ पर क्या होती है, ओम इनवर्स होती है, लेंथ की मीटर होती है, एरिया की मीटर स्क्वायर होती है, ये कट जाएगा, तो इसको यूनिट को आप बोलेंगे पर ओम पर मीटर, ये इसकी यूनिट होती है। यह इसका फॉर्मूला, अगर आपको और भी फॉर्मूले इसके निकालने हो तो कैसे आप निकाल सकते हैं इसको भी समझ लीजिए आप। मान लीजिए आपके पास में कि यहाँ पर रेसिस्टर है, इसका वोल्टेज यहाँ पर V1 है, यहाँ वोल्टेज V2 है, तो इसमें जो करंट आपके पास में आती है कैसे इसको निकाल सकते हैं आप,
तो अगर V1 V2 वोल्टेज आपस में डिफरेंट है तभी इसमें करंट फ्लो होगी। मान लो V1 वोल्टेज क्या है, V2 से ज़्यादा है, तो इसमें करंट ऐसे फ्लो होगी हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ। तो I का जो मैग्नीट्यूड आता है उसको लिखते हैं आप डेल्टा V अपॉन इसका रेसिस्टेंस। और R आप कैसे निकाल सकते हैं यहाँ पर कंडक्टिविटी की फॉर्म में। अगर आपको R को निकालना हो तो R की जो वैल्यू आपके पास में आएगी, इसको लिख सकते हैं R इक्वल टू आपके पास में बनेगा L अपॉन सिग्मा A। तो यहाँ से R को यहाँ पर लिखिए, सिग्मा को यहाँ पर लिखिए, तो R इक्वल टू L अपॉन सिग्मा A। तो L अपॉन सिग्मा A, तो इसको आप लिख सकते हैं सिग्मा A इंटू डेल्टा V बाई L। इस तरीके से ये भी कुछ फॉर्मूले बन जाते हैं इलेक्ट्रिक करंट के। यहाँ पर किसका क्या मीन्स है, सिग्मा का मतलब कंडक्टिविटी, ए आपके पास में कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया, डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस, और L आपके पास में जो कंडक्टर गिवन है उसकी लेंथ होती है। तो ये कुछ बेसिक टॉपिक हैं जो आपको मालूम होना चाहिए। अब इससे रिलेटेड कुछ इसमें और भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं, कंसेप्ट्स आते हैं, उन सबको हमें सीखना है। उनको सीखने के बाद में इसके ऊपर कुछ जो बेसिक्स क्वेश्चंस हैं वो उसके ऊपर करेंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो हर हाल में IIT JEE नीट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनको सोल्व करेंगे। बहुत मज़ेदार टॉपिक है, आप पढ़ते रहिए इसको।